हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आज आपको चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 में लेके चलते हैं। इस समय हम आपको बताएंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच में आपने वैद्युत क्षेत्र तो देखा होगा, विभव देखा होगा, लेकिन और धारिता भी देखी होगी, लेकिन उसमें ऊर्जा घनत्व कितना होता है आज वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, यहाँ प्लस प्लेट है या माइनस है, जिस पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाता है। मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो इसे हम म्यू ई से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत ऊर्जा घनत्व है। ये होता क्या है, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा जिसे हम कहते हैं यू, तथा प्लेटों के मध्य आयतन यानी कि वी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी, यहां हम लिख दे रहे हैं। क्या है? प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक, इसे कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? इसे म्यू ई से प्रदर्शित करते हैं। म्यू ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात म्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा अपॉन में वी। अच्छा, आपको पता है कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल होता है ए, और प्लेटों के मध्य दूरी जो होती है, मध्य दूरी, वो क्या होती है? डी होती है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि जो u बराबर होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। जहां ये जो v है ये विभव है, यहां पर विभव क्या है? विभव। तो हम मान रखते हैं म्यू ई बराबर संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 सी वी स्क्वायर बटे में ये वाला जो v है वो क्या है? आयतन। यहाँ पर ये जो v है, यहाँ पर आयतन है। जो आयतन v होता है, आयतन v, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल और गुणा प्लेटों के बीच की दूरी। और जो c का मान होता है, वो c का मान क्या होता है? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। और ध्यान से सुनना, तो हम चलिए ये सारे मान रखते हैं। 1/2 c की वैल्यू कितनी है? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। और ये जो विभव है, विभव तो v स्क्वायर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a और गुणा में d। यहां से हम क्या करेंगे, a से a कट जाएगा, और यहाँ पर म्यू ई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1/2 गुणा में एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऊपर क्या है? v स्क्वायर, और बटे में क्या है? ये बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ बचेगा जाके हमारे पास d स्क्वायर। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी है कि v बराबर ये होता है E इंटू डी। जब v बराबर ये हो जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और v की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? e स्क्वायर और d स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इसलिए हम इन दोनों पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। नीचे हमारे पास क्या है? पहले से ये वाला d स्क्वायर, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जब कुल ऊर्जा घनत्व आएगा, यहीं पर हम लिख के दे रहे हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो आप याद रखना, जो म्यू ई का जो मान होता है, वैद्युत ऊर्जा जो घनत्व होता है,
होती है वो क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसके बाद आप ये चीज लिख लेना, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको नीचे का, ठीक है। चलिए देखिए परावर्तित पदार्थ क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक। इस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और इस पर क्या होते हैं, उतने ही ऋणावेश होते हैं। ये हम आपको बहुत दिन से बता रहे हैं, ठीक। इसके बीच में हम ऐसा कोई कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ, कि इसके जो परमाणु के भीतर धनावेश होते हैं। परमाणु क्या होता है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र पर होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यानी कि ऋणावेश इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई पदार्थ है, तो पदार्थ में कई सारे परमाणु भी होंगे। ये हमने परमाणु बना दिए छोटे छोटे। अब सुनिए क्या होता है, ऐसा कुचालक पदार्थ जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर या समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखने पर उसके जितने भी धनावेश होते हैं वो ऋण प्लेट की ओर भाग जाते हैं, और जितने भी ऋणावेश होते हैं वो धन प्लेट की ओर आ जाते हैं। वैसे तो ये इसके कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस प्लेट लगा देंगे और यहाँ पर माइनस प्लेट लगा देंगे, तो ये जो प्लस आवेश है, प्लस, ये प्लस कहाँ की ओर भाग जाएंगे, सारे के सारे ये प्लस इधर को भाग जाएंगे, और सारे के साथ वो एक मिनट उल्टा हो जाएगा। प्लस जो है हमेशा माइनस की ओर भागेंगे, प्लस इधर को भाग जाएंगे, और माइनस किधर को आ जाएंगे, प्लस की ओर, ठीक। प्लस माइनस और ये माइनस प्लस की ओर भाग जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से इस परावर्तित पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण का मतलब क्या हो जाता है, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ। तो क्या है, यहाँ पर माइनस हो जाते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक। तो वैसे तो आपको बाह्य वैद्युत क्षेत्र पता है, ये क्या होता है, ई। ई कहाँ का, एक्सटर्नल यानी बाहर वाला। और ये जो होगा यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा, इतने ही यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ई आई। इंटरनल का मतलब ई आई, एक्सटर्नल का मतलब ई ई। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र वो भी कहां से कहां की ओर हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस की ओर। इस पर जो आवेश हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। लेकिन जो इस पर आवेश हो जाएंगे, इस पर आवेश हम मानेंगे प्लस का क्यू डैश, और इस पर मानेंगे माइनस का क्यू डैश, ठीक है। क्रिया आप समझ गए होंगे। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, तो उस पदार्थ के परमाणु में उपस्थित ऋणावेश धन प्लेट की ओर और उपस्थित धनावेश ऋण प्लेट की ओर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे समांतर प्लेट संधारित्र की चालकता यानी कि धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे ऐसा कुचालक पदार्थ, ऐसा कुचालक पदार्थ जो किसी वैद्युत क्षेत्र अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों
के मध्य रखने पर उसके परमाणु में उपस्थित धनावेश ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेश धन प्लेट की ओर चले जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं? चले जाते हैं। क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। ठीक, ये आप चित्र बना ले। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो परावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं तो ये जो आवेश आया है Q डैश, इसका मान कितना होगा ये हम आपको बताते हैं। चलिए इतना बता रही। इसमें आपको क्या लिखना है? मानक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाता है जिसमें उपस्थित सभी परमाणु के ऋणावेश धन प्लेट की ओर और धनावेश ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं। तब इसके कारण परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर धनावेश से ऋणावेश की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा धन प्लेट से यानी कि धनावेश से किधर की ओर होती है? ऋणावेश की ओर, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब ये है, यदि कुल वैद्युत क्षेत्र E हो तब E बराबर क्या आ जाएगा? E एक्सटर्नल में से E इंटरनल घटा दें। पूरे वैद्युत क्षेत्र में E एक्सटर्नल में से E इंटरनल का मान घटा दें। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब E का मान हमें पता है Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू K लगा है, इसलिए परावैद्युत पदार्थ। चलो बात छोड़ो। हाँ, अच्छा फिर क्या है? E यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है हमारे पास? A एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए हम मान रहे हैं आवेश क्या है Q और A एप्सिलॉन नॉट होता है ये प्लेटों के बीच। अच्छा, E इंटरनल क्या हो जाएगा? E इंटरनल, इसके लिए जो आवेश है वो हमारे पास क्या है? Q डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे Q डैश, और इसके लिए जो एरिया और जो है निर्वात की वैद्युतशीलता वो हम वैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम मान रखते हैं, अर्थात या छोड़ो यहाँ पर डायरेक्ट मान रखना। इसका मान कितना है? Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। इसका मान हम रखे लेते हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी मान रखे देते हैं, क्या हो जाएगा? Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहां से Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इनटू K ऐसे ही रहने दिया। Q अपॉन में, एक मिनट, Q तो कॉमन निकलेगा है, 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा Q माइनस Q डैश। अच्छा, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया है, हमारे पास क्या बचेगा? केवल Q अपॉन में K, और इधर क्या बचेगा? Q और माइनस का Q डैश। हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है। जब Q डैश की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर आप साइड में लिखना है आपको। Q डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसे इस तरफ लाएंगे और इस वाले पद को इस तरफ लाएंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो यहाँ से जब हम देखेंगे Q डैश
सामने क्या हो जाएगा क्यू माइनस का ये चीज पूरी इधर लेके आएंगे तो क्यू अपॉन में के। हमने क्या किया, क्यू को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के। यही प्रेरित आवेश का मान होगा। प्रेरित आवेश है उसका मान क्या होगा, ये होगा। अगर प्लस प्लेट है तो प्लस प्लेट के लिए यहां पर हम लगा देंगे प्लस, अगर माइनस प्लेट है तो माइनस प्लेट के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये प्लस माइनस प्लेट है, ठीक है। तो आइए ये उतार लीजिए, अगली हेडिंग देखते हैं, परावैद्युत। अगली चीज क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत भंजन क्या है। ये दोनों चीजें एक साथ समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सामर्थ्य क्या है, जैसे मान लिया ये पेट है, मान लिया आपका, ये आपका पेट है। मान लिया आप जो है पेट में 50 रोटी जो है ठूंस सकते हैं, समझ रहे हैं। 50 रोटी अगर आप इसमें ठूंस सकते हैं, अगर आप 51वीं रोटी लेंगे तो आपका पेट जो है फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यानी कि आपका पेट कितनी रोटियां खा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 रोटी। 51वीं पे आपका पेट जो है ब्लास्ट हो जाएगा, आप तबाही मचा दोगे पूरे देश में। अब क्या होगा, यानी कि आपकी जो सामर्थ्य है वो कितनी है, 50 रोटी। तो ऐसे ही यहाँ पर वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, यानी इसका भंजन ना हो पाए। भंजन का मतलब ये है, प्लेटों के बीच आपने जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस प्लेट है, यहाँ पर ये माइनस प्लेट है। प्लस की ओर माइनस आ जाते हैं, माइनस की ओर प्लस आ जाते हैं। आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, ये माइनस और बढ़ जाएंगे, ये प्लस और बढ़ जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि माइनस बिल्कुल किनारे पर, प्लस बिल्कुल किनारे पर। एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये यहाँ पर जो है निकल के कहाँ चले जाएंगे, प्लस वाली प्लेट की, और ये यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे, माइनस वाली प्लेट। यानी कि पदार्थ का क्या हो गया, भंजन। यानी कि वह अधिकतम क्षेत्र जिस पर जो है पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सके क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। और वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन हो जाए, परावैद्युत भंजन कहलाता है। बस क्या लिखा, वह अधिकतम वैद्युत विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन हो जाए क्या कहलाएगा, परावैद्युत भंजन। यानी जिस पर आपका पेट भर गया है वो भंजन हो गया, समझ गए। अब ये याद रखना आप, समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ये चाहे तो आप नोट में लिख लेना, प्लेटों के मध्य जो वैद्युत बल होगा वैसे होता है F बराबर Q इंटू ई। लेकिन ये हो जाएगा, यहाँ पर दो प्लेटें हैं तो 1/2, आधा आधा वैद्युत क्षेत्र इन्हें मिल जाएगा, ये याद रखना। तो आज ये थ्योरी वाला चैप्टर समाप्त होता है। कल से आपको जो है इसके न्यूमेरिकल आपको जो है देखने को मिल जाएंगे पार्ट नंबर 7 के रूप में। यहाँ न्यूमेरिकल लिखा होगा, यहाँ पार्ट नंबर 7 लिखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का अगर आपको न्यूमेरिकल सही से समझने हैं तो इसकी पहले पूरी थ्योरी पढ़कर आए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल ठीक से समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।